नमस्कार, कैसे आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद पर बड़ी खबर। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव होगा, सूत्रों के हवाले से खबर। डिप्टी स्पीकर एनडीए या इंडिया से होगा, इस पर फैसला बाकी है, सूत्रों के हवाले से खबर। विपक्ष लगातार डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में 21 घंटे की चर्चा तय हुई है। बीजेपी को बोलने के लिए 8 घंटे का समय अलॉट किया गया है। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर डिबेट की शुरुआत करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक। नीट मुद्दे को दोनों सदनों में उठाएगा इंडिया गठबंधन। नीट पर दोनों सदनों में बहस के लिए कल नोटिस देगा। केंद्र सरकार संसद में नीट पेपर लीक पर जवाब को तैयार करेगी। इस वक्त के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अब लोकसभा में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की नियुक्ति हो गई है। इंडिया ब्लॉक की 20 पार्टियों से के जो फ्लोर लीडर्स हैं वो बनाए गए हैं। एसपी से अखिलेश यादव, एनसीपी से शरद पवार से सुप्रिया सूले फ्लोर लीडर बनी है। और एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी 29 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान, जिससे सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। बिहार में बीजेपी की अगुवाई में बने सरकार, अश्विनी चौबे ने कहा, जेडीयू सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, बोले नीतीश के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। और बड़ी खबर, अकाली दल में सुखबीर बादल के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। बागी नेताओं ने पार्टी खराब करने का आरोप लगाया है। सुखबीर बादल ने खुद के लिए पार्टी को खराब किया, प्रेम सिंह चंदू माजरा का यह आरोप है। और स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने बढ़ाया टैरिफ। जियो 3 जुलाई से मोबाइल सेवाओं की दरें 12 से 27% तक बढ़ाएगी। बाकी टेलीकॉम कंपनियां भी दरों में कर सकती हैं इजाफा। और कुछ देर में शुरू होगा भारत और इंग्लैंड में T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। गुयाना में बारिश की वजह से मैच में देरी है। इन सभी खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं कर्टन रेजर में कौन कौन सी वो खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं और जो समझना बहुत जरूरी है वो ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता की 66 बल्कि 68 पन्ने की जो रिपोर्ट है उसमें भारत पर भेदभाव वाला जहर क्यों घोला गया? क्या अमेरिका मोदी पुतिन की दोस्ती से चिढ़ा हुआ? दूसरी खबर, बाइडेन ट्रंप के बीच 90 मिनट की डिबेट हुई। कल अमेरिका पर दुनिया की नजरें होंगी। राष्ट्रपति पद के लिए मजबूत कौन, आज हम आपको बताएंगे। तीसरी खबर, क्या मालदीव के राष्ट्रपति पर काला जादू किया गया? माले की एक मंत्री की तुलना बुशरा बीवी से क्यों होने लगी? चौथी खबर, संविधान के बाद सेंगोल पर नया घमासान, क्या राजनीतिक दलों में सेंगोल पर झगड़े की वजह अगड़ा पिछड़ा वोट बैंक है? और पांचवी खबर, नीट पेपर लीक के सरगना मुखिया की कोर टीम पर खुलासा। कल नीट पर संसद में कैसा संग्राम होने वाला है? लेकिन शुरुआत कर रहे हैं आज एक बड़ी खबर से। फिक्र आपकी में आज का जो शब्द है वो है धार्मिक स्वतंत्रता। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर सालाना रिपोर्ट जारी की। अब देखिए जरा, 2023 की इस रिपोर्ट को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जारी किया है। इस बहाने भारत की काफी आलोचना की है। कश्मीर से लेकर मणिपुर, ईसाई से लेकर मुसलमानों तक का जिक्र किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों, पूजा स्थलों को ध्वस्त करने में बढ़ोतरी का दावा किया गया है। भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून, हेट स्पीच को रिपोर्ट में शामिल किया और बीजेपी राज में देश में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियों को लगातार खराब बताया। सवाल है कि क्या इस रिपोर्ट के बहाने अमेरिका ने भारत विरोधी एजेंडा चलाया है? भारत को सबसे करीबी दोस्त बताने वाले अमेरिका ने क्या दुष्प्रचार किया? अमेरिका ने भारत की आलोचना से पहले अपना चेहरा आईना में क्यों नहीं देखा? हमारे पास अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता को सरेआम कुचलने वाली ऐसी कई घटनाओं की लंबी सूची है। वहां हुई घटनाओं के कई वीडियो सबूत हैं। यह दिखाने से पहले अमेरिका की खोखली धार्मिक स्वतंत्रता वाली इस रिपोर्ट के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु देखिए। ये पूरी रिपोर्ट असल में 68 पन्नों की है। दुनिया के 200 देशों पर आधारित है। इसमें चीन, पाकिस्तान का भी जिक्र है। लेकिन अमेरिका ने भारत के खिलाफ सुपर सिलेक्टिव सोच और जहरीली मानसिकता का कुछ ज्यादा ही परिचय दिया है।
और इसके जरिए यहाँ की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। Today, governments around the world continue to target individuals, shutter places of worship, forcibly displace communities, and imprison people because of their religious beliefs. रिपोर्ट में लिखा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियों को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में घृणा बढ़ी। बीजेपी सरकार मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों, यहूदियों, आदिवासियों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा से निपटने में नाकाम रही। Pew Research Center recently found that government restrictions on religion had reached their highest global level since tracking began back in 2007. रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि भारत में यूएपीए, एफसीआरए, सीएए, धर्मांतरण विरोधी और गो हत्या कानून के कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी वकालत करने वाले लोगों को निशाना बनाया गया। मणिपुर, जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए लिखा कि जून 2023 में मणिपुर राज्य में हुई हिंसा के चलते 500 से ज्यादा चर्चों को तबाह कर दिया गया, 70,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद घाटी में कश्मीरी पत्रकारों, धार्मिक नेताओं और मानवाधिकारों की वकालत करने वालों को हिरासत में लेना जारी रखा। In India, we see a concerning increase in anti-conversion laws, hate speech, demolitions of homes and places of worship for members of minority faith communities. रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला दुष्प्रचार आतंकी निज्जर के बहाने किया गया। लिखा गया कि विदेश में रह रहे अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोगों को भारतीय अधिकारियों के निशाना बनाने के मामले में भी तेजी आई है। अमेरिका ने जो धार्मिक रिपोर्ट जारी की है उसमें खालिस्तानी आतंकी निज्जर का महिमा मंडन किया गया। यह बताता है कि अमेरिका ने किस एजेंडे के तहत भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन भारत विरोधी दुष्प्रचार के पीछे एक बड़ी वजह पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती भी मानी जा रही है। इसकी चर्चा आगे करेंगे, उससे पहले दिखाते हैं कि जो अमेरिका भारत पर सवाल उठा रहा है उस देश में ही भारतीय मूल के लोगों और छात्रों का क्या हाल किया जाता है। वहां इनके खिलाफ हेट क्राइम बढ़ा है, भारतीय लोगों की सरेआम हत्या होती है। अमेरिका को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की फिक्र बिल्कुल नहीं है। बाइडेन ने 21 जून का टेक्सास का ये सीसीटीवी फुटेज जरूर देखा होगा। टेक्सास में आंध्र प्रदेश के रहने वाले भारतीय नागरिक दसारी गोपी कृष्ण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइडेन ने अमेरिका के ओक्लाहोमा से वायरल ये वीडियो भी जरूर देखा होगा। यहां बहस के दौरान भारतीय अमेरिकी मूल के होटल मैनेजर हेमंत मिस्त्री की हत्या कर दी गई। आरोपी रिचर्ड ने उनके मुंह पर मुक्का मारकर जान ले ली। आरोपी रिचर्ड फिलहाल गिरफ्त में है। बाइडेन ये भी जानते होंगे कि अमेरिका में भारतीयों को निशाना बनाए जाने की सिर्फ यही 2 घटनाएं नहीं हैं, और भारतीय छात्रों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूची तो यहां पहले से भी काफी लंबी है। दावा है कि सिर्फ इसी साल अप्रैल महीने तक भारतीय मूल के कम से कम 11 छात्रों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा ने जब इन मौतों की पड़ताल की तो पता चला कि भारतीय छात्रों की मौत की वजह संदिग्ध गोलीबारी, किडनैपिंग के अलावा आत्महत्या के लिए उकसाने वाला मानसिक तनाव और हिंसक अपराध है। क्लीवलैंड, इलिनॉइस और इंडियाना स्टेट में तो भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों के आसपास हेट क्राइम की घटनाएं काफी बढ़ी हैं और वहां उनके खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। भारतीय छात्रों की ये हत्याएं तब हैं जब वहां रहने वाले भारतीय मूल के लगभग 2,75,000 छात्र हर साल फीस और बाकी चीजों में $9 अरब का खर्च करते हैं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका में सन्नाटा छा जाता है। अमेरिका में रंगभेद का लंबा इतिहास है। वहां सालों से ब्लैक लाइव्स मैटर मुहिम चलाई गई है, लेकिन 1960 से लेकर अब तक शायद ही इसमें कमी आई है। प्यू की अगस्त 2022 की रिसर्च कहती है कि अमेरिका में हर साल 10 में से 8 अफ्रीकन अमेरिकन रंगभेद के शिकार होते हैं। 10 में से 6 अफ्रीकन अमेरिकन लोगों का मानना है कि अमेरिका में नस्लवाद और पुलिस की बर्बरता सबसे बड़ी समस्या है। अमेरिका ने हेट क्राइम पर भारत को रिपोर्ट जारी करके नसीहत दी है। यहूदी मुसलमानों की स्थिति को लेकर कटाक्ष किया है, लेकिन वहां खुद इन दोनों ही समुदायों के खिलाफ हेट क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ हेट एंड एक्सट्रीमिज्म की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क में यहूदी विरोधी हेट क्राइम में लगभग 12.5% से ज्यादा, लॉस एंजलिस में 48% और शिकागो में 10% की वृद्धि देखी गई है। मुस्लिम विरोधी हेट क्राइम में न्यूयॉर्क में 22%, लॉस एंजलिस में 40%, शिकागो में 300% अधिक दर्ज हुआ है। 2023 में अमेरिका के 10 सबसे बड़े शहरों में हेट क्राइम के ओवरऑल मामलों में बड़ा उछाल देखा गया है। 2023 में ह्यूस्टन में 85 मामले दर्ज हुए, जो 2022 की तुलना में 193% अधिक है। इसी तरह सैन डिएगो में 47%, शिकागो में 43% और लॉस एंजलिस में उछाल की दर 13% है। अब इस रिपोर्ट में अमेरिका में अत्याचार वाली ये तस्वीर भी देखिए। अमेरिका ने मुसलमानों की स्थिति पर भारत को धार्मिक स्वतंत्रता वाली रिपोर्ट से ज्ञान दिया, लेकिन उसके देश में दुनिया भर के मुस्लिम छात्रों से कैसा व्यवहार होता है, खासकर इजरायल के विरोध में हुए प्रदर्शनों को किस तरह से बंदूक के दम पर कुचलने की कोशिश हुई, ये तस्वीर भी ज्यादा पुरानी नहीं है। कुछ महीने पहले ही अमेरिका की 50 यूनिवर्सिटीज में इजरायल के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शनों को रोकने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला लगा दिया गया। कई जगह सेना तक को उतारना पड़ा। छात्रों के खिलाफ आंसू गैस के गोले दागे गए, उन्हें हिरासत में लिया गया। इस पर अमेरिका की ओर से कभी भी सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी गई। वहीं द काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की वार्षिक नागरिक अधिकार रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में 2023 में मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार की 8000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई, जो कि पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक थी। लेकिन अमेरिका ने इस पर भी चुप्पी साधे रखी और मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर 200 देशों की रिपोर्ट जारी करके नसीहत दी। अब आपके लिए यह खबर भी देखना जरूरी है, जिसमें इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने अमेरिकी धार्मिक रिपोर्ट को आईना दिखाया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में आईएमएफ ने लिखा है कि अमेरिका हमेशा अफगानिस्तान, क्यूबा, उत्तर कोरिया, रूस और चीन जैसे देशों की कीमत पर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की अनदेखी करता है। इससे अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं और भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। भारत के खिलाफ अमेरिका के इस दुष्प्रचार की सबसे बड़ी वजह बताते हैं। अमेरिका की असली खींच है भारत रूस की दोस्ती। जुलाई महीने में पीएम मोदी के संभावित मॉस्को दौरे से यह चिढ़ और ज्यादा बढ़ गई है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती से अमेरिका बेचैन है। अमेरिका तब से परेशान है जब से भारत ने अमेरिका के लाख कहने के बावजूद यूक्रेन युद्ध के समय रूस से तेल खरीदना जारी रखा। अमेरिका तब से परेशान है जब से यूक्रेन युद्ध के समय भारत रूस के व्यापारिक रिश्ते बढ़ते ही चले गए। अमेरिका तब से परेशान है जब से भारत ने यूएनएससी में रूस के खिलाफ लाए गए करीब हर प्रस्ताव से दूरी बना ली। और अमेरिका तब से परेशान है जब से उसे पता चला है कि पीएम मोदी इसी जुलाई में मॉस्को जा सकते हैं। क्रेमलिन की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। भारत में राजनयिक सूत्रों ने मंगलवार को इस पर जानकारी दी है। ये यात्रा 1 दिवसीय हो सकती है। हालांकि तारीख अब तक तय नहीं है, लेकिन सुनिए इसके बाद अमेरिका से चिढ़ वाली क्या प्रतिक्रिया सामने आई। अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्बल ने क्या कहा। सैन्य और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत रूस की साझेदारी को लेकर अमेरिका चिंतित है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच पूर्ण संवाद है। हम प्रमुख देशों के साथ अपने आपसी संबंधों पर चर्चा करते हैं और उनमें रूस के साथ भारत के संबंध भी शामिल हैं। अमेरिका को समझना होगा कि भारत रूस की मजबूत दोस्ती दशकों पुरानी है। तब से है जब अमेरिका ने 1971 में पाकिस्तान से जंग के दौरान भारत को डराने के लिए अपना नौसैनिक बेड़ा भेजा था और रूस उस वक्त भी भारत के साथ मजबूती से खड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2019 में आर्थिक संगोष्ठी में हिस्सा लेने के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक का दौरा किया था। अब वो करीब 5 वर्ष बाद मॉस्को जाएंगे। मोदी 3.0 में यह उनका पहला मॉस्को दौरा होगा और अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार प्रेसिडेंट पुतिन से मिलेंगे। फिक्र आपकी में अब दूसरी खबर भी अमेरिका से है, क्योंकि कल सुबह
जब आप सोकर उठेंगे तो वहां राष्ट्रपति चुनाव की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रही होगी। भारत में शुक्रवार सुबह 6:30 बजे इसे देखा जा सकेगा। पूरी दुनिया की नजर इस ऐतिहासिक क्षण पर है, क्योंकि अमेरिका में होने वाली कोई भी घटना पूरे विश्व पर प्रभाव डालती है। 4 साल बाद बाइडेन और ट्रंप टीवी डिबेट में आमने सामने होंगे। अमेरिका के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति के बीच बहस होने वाली है। बाइडेन के सामने उनकी बढ़ती उम्र और बॉडी लैंग्वेज की चुनौती है, तो ट्रंप क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड राष्ट्रपति पद की राह में बैरियर बन सकता है। इस बीच डिबेट से पहले ट्रंप ने बाइडेन के डोप टेस्ट की मांग करके नया विवाद छेड़ दिया। Wonderful guy. I like him. Mr. President, made up on I'm good. Yeah. ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास की 14वीं डिबेट है। चौसठ साल बाद ये डिबेट टीवी स्टूडियो में होने जा रही है। एटलांटा के CNN स्टूडियो में तैयारी पूरी हो चुकी है। 5 नवंबर को होने वाले चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतिनिधित्व बाइडेन कर रहे हैं। दूसरे फ्रंट पर रिपब्लिकन पार्टी से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अब तक दोनों ही पार्टियों ने इन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। चर्चा है कि ट्रंप को जुलाई में और बाइडेन को अगस्त में पार्टी से सिंबल मिल जाएगा। 81 साल के बाइडेन बढ़ती उम्र को लेकर आलोचकों के निशाने पर हैं। 78 साल के ट्रंप के सामने आपराधिक रिकॉर्ड की चुनौती है। डिबेट में बाइडेन 90 मिनट तक पूरी दुनिया के सामने लाइव होंगे। बयानों से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक पूरी दुनिया की नजर उन पर होगी। बाइडेन के कुछ वायरल वीडियो से उनके प्रतिद्वंदी उम्र को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। इस बीच ट्रंप ने बाइडेन के डोप टेस्ट की मांग की है। ट्रंप का आरोप है कि बाइडेन डिबेट के दौरान दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप 2020 में बाइडेन और 2016 में हिलरी को लेकर ऐसे दावे कर चुके हैं। I'm willing to take a drug test. I think he should too. We should take a drug test prior, because I don't know what's going on with her. बाइडेन की टीम ने ट्रंप की मांग को बकवास बताकर खारिज कर दिया। आपके मन में सवाल होगा कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट क्यों होती है? क्या डिबेट जीतना चुनाव जीतने की गारंटी है? डिबेट के नियम क्या होते हैं? डिबेट में उम्मीदवारों की जीत हार तय करने के पैमाने क्या होते हैं? The candidates need no introduction. अमेरिका में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट 1960 में हुई। इसे टीवी स्टूडियो में कराया गया। डेमोक्रेटिक पार्टी से जॉन एफ कैनेडी और रिपब्लिकन पार्टी से रिचर्ड निक्सन आमने सामने थे। दोनों के बीच कुल 4 डिबेट हुई थी। 1960 का चुनाव कैनेडी ने जीता था। आपको बताते हैं कि प्रेसिडेंशियल डिबेट क्या होती है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले उम्मीदवारों के बीच अहम मुद्दों पर बहस कराई जाती है। इसके आधार पर वोटर्स उम्मीदवारों को लेकर राय बनाते हैं। बहस में उम्मीदवार किस तरफ खड़ा होगा, इसके लिए भी टॉस होता है। टॉस जीतने के बाद उम्मीदवार 2 में से एक ऑप्शन चुन सकता है। इस बार का टॉस बाइडेन ने जीता है। उन्होंने खड़े होने के लिए स्टेज का बायां हिस्सा चुना है। प्रेसिडेंशियल डिबेट में जीत हार तय करने के 4 पैमाने हैं। पहला, मीडिया और एक्सपर्ट्स की राय। न्यूज चैनल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स डिबेट के बाद राय देते हैं। उम्मीदवारों के प्रदर्शन, जवाबों की एक्यूरेसी और बॉडी लैंग्वेज से बताते हैं कि डिबेट कौन जीता। दूसरा, ओपिनियन पोल्स। तीसरा, सोशल मीडिया। जनता के रिएक्शन से उम्मीदवार की जीत हार का पता चलता है। और चौथा, वोटिंग इंटेंशन सर्वे। एजेंसियां सर्वे कराती हैं कि क्या डिबेट से लोगों ने वोटिंग का फैसला बदला है। जो उम्मीदवार ज्यादा लोगों का मन बदलता है वही विजेता होता है। अब तक हुई 13 डिबेट में 10 बार ऐसा हुआ जब जीतने वाला ही चुनाव जीता। हालांकि साल 2000 और 2004 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश डिबेट हार कर भी चुनाव जीते थे। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप भी डिबेट हारने के बावजूद चुनाव जीते। बाइडेन ट्रंप के बीच होने वाली डिबेट में कुछ नए नियम निर्धारित किए गए हैं। दोनों लीडर्स नए नियमों के साथ बहस के लिए तैयार हैं। ये नए नियम क्या हैं, अब आपको ये भी देखना चाहिए।
बाइडेन ट्रंप की डिबेट के लिए हाईटेक माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाएगा। माइक्रोफोन में ग्रीन लाइट होगी। लाइट ऑन होने पर उम्मीदवार को पता चलेगा कि उसकी आवाज सुनाई दे रही है। अगर किसी उम्मीदवार का माइक्रोफोन बंद है फिर भी वो प्रतिद्वंदी के बीच में बाधा डाल रहा है तो उसकी आवाज टीवी पर देख रहे दर्शकों को सुनाई नहीं देगी। स्टेज पर किसी प्रॉप्स या पहले से लिखे नोट्स की अनुमति नहीं होगी। डिबेट में 2 एड ब्रेक भी शामिल है। डिबेट के मॉडरेटर जैक टैपर और सीएनएन की चीफ पॉलिटिकल रिपोर्टर डाना बैश हैं। ये डिबेट ट्रंप से ज्यादा बाइडेन के लिए अहम है। अगर 90 मिनट में वो खुद को साबित करने में कामयाब रहे तो उनकी उम्र को लेकर हो रही सारी आलोचनाएं गलत साबित हो जाएंगी। अगर वो बहस में पिछड़े या कोई गलती की तो डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बदलने की मांग तेज हो सकती है। संसद सत्र के चौथे दिन चर्चा में नया शब्द है सेंगोल। वही सेंगोल जिसे पिछले साल नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधु संतों की मौजूदगी में स्थापित किया। तब भी इसे लेकर खूब सियासत हुई। अब 18वीं लोकसभा की शुरुआत में भी सेंगोल ट्रेंड कर रहा है। इस बार यह मुद्दा समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने उठाया। हम आपको उनके बयान के कुछ की वर्ड्स दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, उनके बयान के जो कुछ की वर्ड्स हैं वो हमारे सामने। पहला की वर्ड जो आपके सामने आने वाला है वो है लोकतंत्र, फिर उसके बाद राजतंत्र, फिर राजदंड, फिर राजा की छड़ी, फिर राजा का दरबार, फिर संविधान। आर.के. चौधरी ने इन शब्दों का जिक्र करते हुए संसद से सेंगोल को हटाने की मांग की। अगर देश में लोकतंत्र बचाना है तो सेंगोल को हटाना है। इसलिए कि भारत में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। सेंगोल एक ऐसा शब्द है जिसे माने होते हैं राजदंड। राजदंड के माने होता है राजा की छड़ी, राज छड़ी माने होता राजा डंडा। अब पहले जमाने में राजा बैठता था दरबार में तो छड़ी लेके बैठता, डंडा लेके बैठता था। जो कह दिया। अब भारत में संविधान है और देश संविधान चलेगा, यहाँ लोकतंत्र है। तो निश्चित तौर पर हमारा जो प्रयास है कि संसद भवन से सेंगोल हटना चाहिए और एक विशाल प्रति संविधान के महास्थान। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी का मानना है कि सेंगोल राजशाही का प्रतीक है। संसद में इसे रखने का कोई औचित्य नहीं है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर अपने सांसद के साथ खड़ी हुई। 2 दिन पहले 25 जून को स्पीकर को लिखी इस चिट्ठी से खलबली मची है। सेंगोल पर सवाल उठाते हुए सांसद आर.के. चौधरी ने इसमें अपनी शपथ का जिक्र किया। वो लिखते हैं कि उन्होंने संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ ली है। वो आगे लिखते हैं कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, राजे रजवाड़े का महल नहीं, इसलिए सेंगोल की जगह यहां संविधान को रखना चाहिए। आर.के. चौधरी ने ये चिट्ठी लोकसभा में शपथ लेने के बाद लिखी। इस मुद्दे पर हमने आर.के. चौधरी से बात की। वो अपनी मांग पर कायम है। सेंगोल पवित्र चीज है या देवी देवताओं की मूर्ति पवित्र होती है, उसके लिए मंदिर बनाया ना, पवित्र चीज। वहां यहाँ तो लोग जूता पहन के आते हैं, वो कहाँ पवित्र हुआ? यहाँ तो खाली जो सर्वोपरि है वो संविधान है। इसलिए मैंने कहा कि सही जगह पे सेंगोल रख दिया जाए और जहाँ सेंगोल रखा गया अब उसे उसकी जगह पे संविधान की एक प्रति रखी जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब इस पर सवाल हुए तो उन्होंने इसका मतलब बताया। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। अखिलेश यादव ने अपने सांसद के बयान को भले ही खारिज नहीं किया, लेकिन आर.के. चौधरी को ये सलाह जरूर दे दी कि ये मुद्दा उठाने से पहले उन्हें एक बार चर्चा कर लेनी चाहिए थी। टीवी 9 से बातचीत में सांसद आर.के. चौधरी ने ये बात कही। सेंगोल पर सांसद आर.के. चौधरी के उठाए सवाल ने बीजेपी को मौका दे दिया है। सेंगोल विवाद को बीजेपी ने तमिल संस्कृति के अपमान से जोड़ दिया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर 2 पोस्ट किए हैं, एक अंग्रेजी और दूसरा तमिल भाषा में। सीएम योगी ने लिखा कि ये इंडिया अलायंस का तमिल संस्कृति के प्रति नफरत दिखाता। सेंगोल का संग्राम अब एनडीए बनाम इंडिया हो चुका है। आज दिन भर इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर गर्म रहा। सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ एक दिखाने का एक कदम था, लेकिन पिछले लोकसभा इलेक्शन में तमिलनाडु की जनता ने दिखाया कि उनका आशीर्वाद डीएमके और कांग्रेस अलायंस के साथ है। ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया। आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीज़ों से एतराज़ होता है? देखिए, ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं, लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई है तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे हैं। को हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं, तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए। सेंगोल जब स्थापित हुआ था, समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी, उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? संविधान को जब जब किसी ने चोट पहुंचाया है, वो कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया। इन्होंने क्या सोच रखा कि रोज कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं। इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। हम में से अधिकांश लोगों ने कहा था कि ये राजतंत्र का प्रतीक है। राजाओं महाराजाओं वाली प्रवृत्तियां हैं हमारे प्रधानमंत्री के अंदर। संगोल जो है वो बड़ी ही भव्यता से जो है उस राष्ट्रपति जी के आगमन पे उसका जो है वो परचम लहराया। हमारी सनातनी, हमारी भारतीय संस्कृति का एक जो धरोहर है, उसका सबने जो है वो सम्मान किया। संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास पिछले साल 28 मई को सेंगोल रखा गया। यह संसद में स्थापित स्वर्ण परत वाला राजदंड है। सोने चांदी का बना सेंगोल के शीर्ष पर नंदी की नक्काशी है। न्यायपूर्ण शासन, आजादी और सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर यानी 5 फीट है। सेंगोल 2 तमिल शब्दों से मिलकर बना है। इसमें सिम्माई का मतलब नीति परायणता और कोल का मतलब छड़ी होता, यानी नीति परायणता वाली छड़ी। एक तरफ सेंगोल पर दिल्ली में सियासत जारी है तो वहीं बिहार में फिर एक पुल ढह गया है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जिस तरह अपने मोबाइल फोन पर हर रोज नए वायरल रील और वीडियोस आते हैं, ठीक उसी तरह बिहार में हर दूसरे दिन किसी न किसी पुल के टूटने की खबरें आ रही हैं। बिहार की राजनीति में आरक्षण पर खूब बातें होती हैं, लेकिन पुलों का रखरखाव राम भरोसे है। बिहार की राजनीति गठबंधन और महागठबंधन को लेकर भी सुर्खियों में रहती है, लेकिन बिहार में लगता है सरकार ने पुलों को अपने एजेंडे में शामिल नहीं किया है। ये बिहार ही है जहां से पिछले कुछ दिनों में पुल के टूटने की इतनी खबरें आई जिसके लिए शायद अलग से एक पुल मंत्रालय बनाने की जरूरत पड़े। लेकिन बिहार सरकार एक पुल के लिए 4 मजबूत पिलर क्यों नहीं बना सकी? पुल टूटने की खबरें और वीडियोस बिल्कुल रील की रफ्तार में आपके मोबाइल फोन तक पहुंच रहे हैं। ताजा मामला बिहार के किशनगंज का है। पुल के नीचे से तो खूब पानी बह रहा है, लेकिन अगर पुल के ऊपर से निकलना है तो अपनी जान हथेली पर लेकर ही निकलना होगा। सवाल है कि आखिर बिहार में हर दूसरे दिन कोई ना कोई पुल कैसे टूट जाता है। पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर पिछले कुछ दिनों में बिहार में आखिर कितने पुल सिस्टम की भेंट चढ़ गए। सबसे पहले बात किशनगंज की कर लेते हैं। यानी 26 जून को किशनगंज में कनकई नदी का पुल पानी के दबाव को नहीं झेल पाया। पानी का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुल का पिलर करीब 1.5 फीट तक नीचे दब गया। पुल का पिलर धंसने से हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक पुल का निर्माण सिर्फ 6 वर्ष पहले हुआ था। इससे पहले 23 जून को मोतिहारी में भी एक पुल ढह गया था। गौर करने वाली बात यह है कि पुल की ढलाई के तुरंत बाद ही पुल गिर गया। इलाके के लोगों को इस पुल से काफी उम्मीदें थी, लेकिन यह पुल उद्घाटन से पहले ही जमींदोज हो गया। इस पुल पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 75 फीट लंबे पुल के गिरने से सरकार की खूब किरकिरी हुई। पुल गिरने की ऐसी ही घटना 22 जून को सीवान में भी घटी।
सीवान में गंडक नदी पर बना पुल अचानक भरभरा कर गिर गया। 30 फीट चौड़ा यह पुल करीब 30 साल पुराना। आरोप है कि पिछले वर्ष नहर के निर्माण में लापरवाही बरती गई। ऐसे में मिट्टी का कटाव होने लगा और पुल का पिलर धंसने लगा। पिलर धंसते ही कुछ ही मिनटों में पुल नीचे गिर गया, जबकि 18 जून को अररिया में एक पुल खोखली सिस्टम का शिकार बना था। अररिया में बकरा नदी पर बना पुल धंस गया। 12 करोड़ में बने इस पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ था। 182 मीटर लंबा यह पुल कुल 3 हिस्सों में बना था। शुरुआत में इस पुल का बजट 8 करोड़ रुपए था, लेकिन कुछ ना कुछ खामियां निकलती गई और 12 करोड़ रुपए में पुल का काम पूरा। लेकिन अब खबर नीट पेपर लीक कांड की। टीवी9 भारतवर्ष लगातार इस मामले में खुलासा कर रहा है। हमारी तहकीकात का असर अब संसद तक दिखने लगा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार हाल में हुए पेपर लीक की निष्पक्ष जांच को लेकर प्रतिबद्ध है। दोषियों को सजा दी जाएगी। कुछ देर पहले नीट विवाद पर एक और बड़ा अपडेट आया। सूत्रों के मुताबिक कल संसद में इंडिया अलायंस नीट पर बहस की मांग करेगा। अगर विपक्ष को बहस का मौका नहीं दिया गया तो संसद के अंदर विरोध जताया जाएगा। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि सरकार नीट पर संसद में जवाब देने को तैयार है। अगर विपक्ष मुद्दा उठाएगा तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सवालों का जवाब देंगे। आप समझ सकते हैं कि हमारी खबर दिखाए जाने के बाद सरकार से लेकर विपक्ष तक नीट पेपर लीक को लेकर किस कदर हलचल है। आज इसकी आंच एनटीए दफ्तर तक पहुंच गई। दिल्ली में एनएसयूआई के कार्यकर्ता एनटीए के दफ्तर में घुस गए, नारेबाजी करने लगे और ताला लगाने की कोशिश की। अब तक इस मामले में बिहार के संजीव मुखिया को किंगपिन माना जा रहा है। कल हमने अस्पताल में भर्ती के नाम पर उसका फर्जीवाड़ा दिखाया था। आज संजीव मुखिया के फैमिली गैंग पर कुमार कुंदन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नीट कांड के बाद से फरार चल रहे संजीव मुखिया के बारे में एक बात प्रचलित है, वो ये कि पेपर लीक के धंधे की बात वो केवल अपनी कोर टीम से करता था। टीवी9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक इस टीम में केवल उसके वो रिश्तेदार हैं जिस पर उसको पूरी तरह से यकीन हो। आपको पहले संजीव मुखिया के फैमिली गैंग के बारे में बताते हैं। डॉक्टर शिव संजीव मुखिया का बेटा है। बलदेव उर्फ चिंटू संजीव मुखिया का भांजा है। राकेश उर्फ रॉकी संजीव मुखिया का दूसरा भांजा है। प्रदीप संजीव मुखिया का भतीजा है। सीबीआई ने चिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। वो 8 दिनों की रिमांड में है। हम नालंदा में चिंटू के गांव गुलरिया बेघा पहुंचे और ये जानना चाहा कि संजीव मुखिया से उसका क्या रिलेशन है। संजीव मुखिया भी नालंदा का ही रहने वाला है। ये संजीव मुखिया से संबंधी है क्या ये लोग? दूर का रिश्तेदार है बता रहे हैं। रिश्तेदार है ये, ऐसा सुनने में हम लोग का आया सर, कंफर्म भी नहीं कर सकते, बाकी है ऐसा कंफर्म करके कि रिलेशन है उसका। गुलरिया बेघा में हम चिंटू के घर भी गए। उसके घर पर ताला लगा था। चिंटू वो शख्स है जिसने पटना में जितना भी कुछ हुआ उसमें जो 35 बच्चे हैं, जिन बच्चों की बात हो रही है, उन सारे बच्चों को सेफ हाउस तक ले जाना, उन बच्चों को क्वेश्चन पेपर रटवाना, उन बच्चों को क्वेश्चन पेपर रटवाने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर तक ले जाना, ये सारा काम चिंटू का था। चिंटू के बाद हम नालंदा के हिलसा में रॉकी के गांव की ओर निकले और गांव वालों से उसके बारे में बात की। पेपर लीक की जो बात हो रही है, नहीं ये सब हम बाहर रहते हैं, हम गांव पे नहीं रहते हैं, इसके संबंध में अच्छा कोई जानकारी नहीं है हमें। आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोगों को कोई जानकारी है इसके बारे में? रॉकी उर्फ राकेश के नाम से? रॉकी राकेश जानकारी नहीं। पहले भी पेपर लीक मामले में पकड़ा जा चुका रॉकी अभी एजेंसी की गिरफ्त से बाहर है। बताया जाता है कि ये जो रॉकी है, रॉकी के पास सबसे पहले सॉर्बोगैम की तरफ से पेपर आया। पेपर आने के बाद रॉकी ने पटना उसको फॉरवर्ड किया और फिर पटना से चिंटू ने पूरे एग्जामिनेशन में जिन जिन लोगों ने पेमेंट किया था उन लोगों को क्वेश्चन रटवाया। संजीव मुखिया की फैमिली गैंग में शामिल चिंटू और रॉकी को तो आप जान गए, अब आप उसके बेटे शिव और भतीजे प्रदीप की प्रोफाइल जान लीजिए। संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव बीपीएससी पेपर लीक केस में जेल में बंद है। नेटवर्किंग में माहिर प्रदीप भी बीपीएससी पेपर लीक में गिरफ्तार हुआ है। नीट पेपर लीक केस में चिंटू के साथ एक और आरोपी मुकेश को सीबीआई ने रिमांड पर लिया है।
इसी मामले में सीबीआई ने पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया है। मनीष प्रकाश पर छात्रों को अपनी गाड़ी में लाने और ले जाने के आरोप हैं, जबकि आशुतोष के घर में छात्रों को ठहराया जाता था, यानी वो सेफ हाउस का प्रबंध करता था। बिहार पुलिस की जांच में रांची के मेडिकल कॉलेज रिम्स का भी नाम आया है। यहाँ के 10 छात्र शक के घेरे में हैं। आरोप है कि यहाँ के डॉक्टरों ने नीट पेपर सॉल्व किए थे। माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई यहाँ अपनी पड़ताल करने वाली है। इस मामले में सीबीआई का एक्शन कई राज्यों में तेज हो गया है। झारखंड के हजारीबाग से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ चल रही है। हजारीबाग के ही ओएसिस स्कूल से पेपर लीक होने का शक है। गुजरात के पंचमहल में सीबीआई की टीम 2 स्कूलों में बयान लेने पहुंची। इन स्कूलों में नीट की परीक्षा हुई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र के लातूर में हुए पेपर लीक का केस भी सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। नीट धांधली को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में ओएमआर शीट देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। नीट को लेकर हर रोज हो रहे नए खुलासों से देश हैरान है, तो वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ रही टेंशन ने पश्चिमी देशों को परेशान कर दिया। गाजा को घातक मिसाइल से दहलाने वाला इजराइल अब अपने दूसरे दुश्मन की तरफ बढ़ रहा है। खबर है कि अगले 24 घंटों में इजराइल लेबनान पर बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। 24 से 48 घंटे। इसे लेकर कई देशों ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने दावा किया है कि राफा की जंग खत्म हो चुकी है। अब नए दुश्मन की बारी है। इजराइल के इस ऐलान के बाद मिडिल ईस्ट में बारूदी कहर की हलचल साफ देखी जा सकती है और इजराइल ने इसका ट्रेलर दिखा भी दिया है। दक्षिण लेबनान में इजराइल ने बहुत बड़ा अटैक किया है। इससे कई जगहों पर भीषण आग लग गई। आग की चपेट में कई रिहायशी इमारतें भी आ गई। इसके अलावा इजराइल ने दक्षिण लेबनान में बॉर्डर से लगे नबाती में भी मिसाइल अटैक किया। इजराइल ने अपने दुश्मन हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया। इस हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। इस मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर है। सिर्फ यही नहीं, इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और अपनी फौज के काफिले को लेबनान की तरफ रवाना कर दिया है। इजराइल के टैंक, आर्टिलरी और आर्म्ड व्हीकल्स के बड़े मूवमेंट का वीडियो आया है। इजराइल के इस एक्शन के बाद अमेरिका समेत यूरोप तक बारूदी सायरन बज गया है और कई देशों ने लेबनान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से जल्द बेरूत छोड़ने को कहा। जर्मनी को बेरूत में विदेशी नागरिकों पर हमले की आशंका है। अमेरिका ने लेबनान से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी शुरू की। अमेरिकी नागरिकों को जल्द से जल्द बेरूत छोड़ने की सलाह दी गई। लेबनान में रूस के राजदूत ने अपने नागरिकों से अपील की। रूस ने अपने नागरिकों से कहा कि लेबनान जाने से परहेज करें। नीदरलैंड्स, कनाडा, कुवैत ने भी एडवाइजरी जारी की है। ब्रिटेन, नॉर्थ मैसेडोनिया ने भी अपने नागरिकों को बेरूत छोड़ने को कहा है। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल किसी भी हद तक जा सकता है। गाजा में जिस तरह दुनिया ने महाविनाश की तस्वीरें देखी, उसे देखते हुए पश्चिमी देश अभी से परेशान हैं। इस बीच इजराइल रुकने वाला नहीं है। कुछ वक्त पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे थे। यही वजह है कि इजराइल ने उसके अंत की कसम खा ली है। ऐसे में अपनी डिफेंस पावर को बढ़ाने के लिए इजराइल अमेरिका से $18 बिलियन के 50 F-15 फाइटर जेट भी खरीदने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब नेतन्याहू को रोकना आसान नहीं होगा और अगले कुछ घंटों में बारूदी विनाश की कुछ और तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। और अब देखते हैं न्यूज टॉप 9। डीआरडीओ की एक और उपलब्धि, अभ्यास नाम के ड्रोन का सफल परीक्षण। 10 टेस्ट में 100% कामयाब। एमपी के जबलपुर में एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। 450 करोड़ की लागत से बने डूमना एयरपोर्ट की छत कार पर गिरी। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के पास नेशनल हाईवे पर भयानक लैंडस्लाइड, 100 गांव का संपर्क कटा। मुंबई के मरीन ड्राइव पर पैर फिसलने से समंदर में गिरी महिला, पुलिस के जवान ने अरब सागर में छलांग लगाकर बचाई जान। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 महिला नक्सलियों का सरेंडर। महाराष्ट्र सरकार ने दोनों पर घोषित किया था 16 लाख रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़ में धमतरी के जंगलों के बीचों बीच मिली नक्सलियों की सुरंग। यहां जवानों को मिला नक्सलियों का रखा राशन।
दिल्ली में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का अलग अंदाज। बारिश में भीगते हुए सेना के D5 मोटरसाइकिल अभियान दल को किया फ्लैग ऑफ। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का हैरान करने वाला वीडियो मामला सामने आया। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से 300 बार कराई उठक बैठक। किडनी और लिवर डैमेज, 7 आरोपी स्टूडेंट सस्पेंड किए गए। जोधपुर में चंद घंटों की बारिश के बाद हाल बेहाल, गलियां और मुख्य सड़क पूरी तरह पानी में डूबी। और आगे देखिए, मेक इन इंडिया ब्रह्मास्त्र, स्वदेशी से सशक्त हिंदुस्तान, द PM फैक्टर।